तो स्वागत करते हैं आपके पिछले एपिसोड में। और आपको भी पता होगा यार कि पिछला एपिसोड एडिटेड नहीं था, पर ये एपिसोड पूरा एडिटेड होगा, सब कुछ होगा है। सारी इमेजेस वगैरह भी तुम्हें दिखेंगी, तो बुरा मत मानना यार पिछली बार का, क्योंकि पिछली बार उतना आइडिया नहीं था और अब की बार भी मैं देख रहा हूँ उतना आइडिया नहीं है। इम्प्रूवमेंट लगातार होती रहेंगी, जैसा अभी ये पंखा चल रहा है और इसे एसी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहा भाई सब्सक्राइब करने की, सॉरी। तो दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे तुम्हें और असली न्यूज़ दिखाते रहेंगे, जो कि जिनका काम है वो नहीं कर रहे। और बाय द वे, मैं कोई जर्नलिज्म का स्टूडेंट तो हूँ नहीं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो भाई मुझे एकदम किसी पार्टी से जोड़ने से बढ़िया है तुम मेरे से बात कर लेना, मेरे को डीएम कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ यार मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि पहले मैं सोचता हूँ कुछ और, फिर किसी दूसरे वीडियो यूट्यूबर की वीडियो देखता हूँ, फिर वो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। क्योंकि यार देखो, यंग लोगों का वही तो है कि हम अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं और एक्सपीरियंस कम होता है, तो तुम बता सकते हो बाकी। और मैं कोर्स वगैरह कर लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले न्यूज़ आ रही है कांग्रेस से, सॉरी नहीं, कांग्रेस से नहीं आ रही। पहले न्यूज़ आ रही है ईवीएम से कांग्रेस और ईवीएम थोड़ा सही लगता है ना बोलने में साथ में। कांग्रेस हारती है तो ईवीएम हैक हो जाते हैं, कांग्रेस जीतती है, अच्छा जीतती नहीं है वैसे, छोड़ो। तो न्यूज़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम बिल्कुल सेफ है और टेम्पर प्रूफ है, मतलब उसे हैक करना नहीं नामुमकिन है। उन्होंने ये भी बताया कि ईवीएम को डिज़ाइन करते वक्त सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा गया था। ये मशीन हर इलेक्शन में एक फेयर और एक्यूरेट वोटिंग सिस्टम को प्रोसेस करती है। बाय द वे, अगर तुम वोटिंग लिस्ट से नाम ना हटवाओ तो फिर ये, अच्छा सॉरी। अब बात करते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है। जब वोटर अपना वोट डालते हैं तो मशीन उस वोट को सिक्योरली रिकॉर्ड करती है और हर मशीन में एक वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। मुझे नहीं पता भाई क्या है ये, सच बताऊँ तो मतलब स्क्रीन होता है, तो उसमें तुम्हें दिखता है कि तुमने किसको वोट किया था। मैंने भी पहली बार लास्ट टाइम वोट करा था फॉर सेंटर, पीएम नहीं चुना था, सॉरी एमपी चुना था, नोटा दबाया था मैंने। तो तुम्हें पता ही होगा, मैं ऐसा ही। तो स्क्रीन पर बेसिकली तुम्हें दिख जाता है, जो वोटर को कंफर्म कराता है कि हाँ उसने जिस बंदे को वोट दिया था उसी को डाला है, किसी और को नहीं डाला। इट्स लाइक ये सिस्टम एक एक्स्ट्रा लेयर को ये सिस्टम बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर के लिए है कि सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है बस। और ज़रूरी भी है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम को हैक करना या मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये मशीन एक स्टैंडअलोन सिस्टम पर काम करती है जो किसी एक्सटर्नल जो किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती। इस वजह से हैकिंग का कोई स्कोप नहीं होता। बेसिकली इसमें इंटरनेट नहीं होता, कुछ वायर्स होती हैं जिस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा अपने मेन चैनल पे, पर अभी नहीं, वो बाद में शुरू करेंगे, फिर कभी जब ये स्मूथली चलेगा तो वो भी शुरू कर देंगे। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहाँ जहाँ के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हाल ही में हिंसा हुई। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच क्लैशेस हो गए, जिसमें कई लोग इंजर्ड भी हुए। सिचुएशन अभी टेंस है और अथॉरिटीज़ ने एरिया में हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की है। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट का रीज़न था वक्फ अमेंडमेंट बिल है। प्रोटेस्ट का रीजन वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो कुछ लोगों के मुताबिक उनके राइट्स को अफेक्ट करता है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये बिल उनके रिलीजियस और कम्युनिटी राइट्स के खिलाफ है। इस वजह से मुर्शिदाबाद में लोग सड़क पर उतर आए और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने लगे। पुलिस और एडमि- पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। और अब और यार ये बात कितना, मतलब
ऐसा लगता है ना कि कितनी वो है, दो तरफा मतलब अगर बंदे को शांति बनाए रखनी हो तो वो वॉयलेंस क्यों करता। मैं ऐसे नहीं कह रहा भाई, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं हर उसमें कह रहा हूँ कि शांति बनाए रखिए। अगर सबको ही अगर भाई शांति बनाए रखनी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक कम्युनिटी, सबको अगर शांति बनाए रखनी तो वो वॉयलेंस ही क्यों करते हैं। ओब्वियसली उन्हें नहीं बनानी तभी तो वॉयलेंस कर रहे हैं। कट कर देना एडिटर से। अथॉरिटीज ने अपील की लोगों से शांत रहने की, और लोगों ने भी कहा हाँ ठीक है सर रहेंगे, और अपने डिमांड्स पीसफुली रखें। लेकिन अभी तक वॉयलेंस काफ़ी सीरियस है और इसका इम्पैक्ट लोकल पर हुआ है। अगली खबर आ रही है यूक्रेन के कीव सिटी से, जहां एक जहां एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के वेयर हाउस पर रशियन मिसाइल आ गिरी। इस अटैक में काफ़ी डैमेज हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। ये ये इंसिडेंट यूक्रेन और रसिया के ऑनगोइंग वॉर का एक एग्जाम्पल है, जो सिविलियन एरिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इस अटैक पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है और यूक्रेन गवर्नमेंट से कहा है कि पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। सॉरी सॉरी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने यूक्रेन गवर्नमेंट से सिचुएशन की डिटेल्स मांगी है, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रा ये मिसाइल अटैक सिविलियन इंफ्रा को टारगेट करने का एक केस है और जो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। रसिया और यूक्रेन के बीच टेंशन और भी हाई हो चुके हैं। इस वॉर का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये वाली वॉर तो पहले ही रुकवा दी थी। अब बाद में लड़ने लगे तो हम क्या करें, कुछ देर तो रुक गए थे ना। अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां टाइगर ट्रम्प बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें इंडिया और यूएसए ने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। ये एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में रखी गई थी, जिसका मकसद डिजास्टर रिस्पॉन्स की प्रिपेयर्डनेस को इन्हेंस करना था। मकसद वर्ड सुनते ही दिमाग में वही आता है, डिजास्टर, तो सॉरी उसके लिए। और इमरजेंसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स को मजबूत बनाना था। पर मेरे को एक सब बात समझ में नहीं आई, यूएस से हमारे से इतनी दूर है, इमरजेंसी तो भाई अगर भूकंप आया है इंडिया में या फिर ने मतलब कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में भूकंप आया है तो यूएस से थोड़ी आएगा भाई। पहले तो पड़ोसी आएगा, पाकिस्तान के साथ हमें ये करनी चाहिए थी, पाकिस्तान आके और बम फोड़ देगा। जो सॉरी मकसद सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स को मजबूत बनाना था इस एक्सरसाइज का मकसद, जो कि मेरे को लगता नहीं भाई, बहुत दूर है ना इसलिए थोड़ा। बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा। इस एक्सरसाइज के दौरान इंडिया और यूएस की टीम्स ने रियलिस्टिक सिमुलेटेड डिजास्टर सिनेरियोस पर काम किया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस किया गया। मतलब सर्च एंड रेस्क्यू क्या, मतलब ये तो फेक सिनेरियो था, तो उन्हें तो पता ही होगा कि उन्होंने किस बंदे को कहाँ छुपाया है, तो सर्च करने की जरूरत थी क्या। फ़ोन मिला दो आ जाएगा, फिर की तो कहाँ सॉरी। मेडिकल यूनिट्स ने इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टेक्निक और फील्ड ट्रेग सीखी। लॉजिस्टिक टीम्स ने फास्ट मटेरियल हैंडलिंग और कम्युनिकेशन ड्रिल्स परफॉर्म किए। सभी सेशन के उद्देश्य ये था सभी सेशन का उद्देश्य ये था कि एक्चुअल इमरजेंसी के समय डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क को बेहतर बनाया जा सके। पार्टिसिपेशन पार्टिसिप और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले ऑफिसर्स और टीम मेंबर्स ने बताया कि ऐसे प्रैक ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
सेशन से उनकी स्किल में सुधार आए हैं और फ्यूचर ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है पूरा। ऑब्वियसली यार, ऐसी चीज़ों से ना कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, वो बात अलग है भाई, तुम्हारे जो कोचिंग सेंटर वालों के सेशन होते हैं उससे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो क्या कहेंगे भाई, एचआर को ना ये बोलना कि मैं ना किसी भी चीज़ से अटैच हो जाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, तो मैं कंपनी से अटैच रहूँगा। और कंपनी वाला तो बुद्धू है ना, जिसने 10-20 साल में पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने चला दिए होंगे। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेट और मजबूत हुआ। ये कोलैबोरेशन दूसरे देशों के लिए भी एक इंस्पिरेशनल मॉडल है, बन गया है, जिससे ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट पर प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सकती हैं। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि टाइगर ट्रम्प 2025 के अंत में हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये इनिशिएटिव इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के मामले में नई टेक्निक और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में मददगार साबित हुआ। एक्सरसाइज का ये आउटकम दिखाता है कि जब जब देश एक साथ काम करते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन में एक्सीलेंस अचीव किया जा सकता है। जैसा अमेरिका हर देश के साथ कोऑर्डिनेट करके ह्यूमैनिटी को वहाँ बचाता है, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो उसमें। तो अगली खबर आ रही है अमेरिका से, जहाँ के प्रेसिडेंट हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप मंडे को सेमीकंडक्टर टैरिफ के बारे में अपनी पॉलिसी क्लेरिफाई करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर को टैरिफ एग्जम्पशन दिया है जो चाइना से इंपोर्ट होता है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर नए टैरिफ लगाने वाले हैं। वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर वो नए टैरिफ लगाने वाले हैं। ये नए टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आएंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को फॉरेन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर अमेरिका बनाएगी बेसिकली। और ये पॉलिसी काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है चाइना के लिए, जहाँ की टेक इंडस्ट्री पर कुछ असर पड़ेगा, जो अब नए टैरिफ का सामना करेगी। ऑब्वियसली मंडे को ट्रंप इसकी और डिटेल देंगे, तो स्टे ट्यून फॉर अपडेट्स। चैनल छोड़ो, अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तुम लोग बोलोगे ना मैं बिका हुआ हूँ, तो मैं मान लूँ भाई मैं बिका हुआ हूँ, तो कम से कम भाई मैं पुलिस सिस्टम जैसा तो हूँ, अपने देश के पुलिस सिस्टम जैसा तो हूँ। तो गुड इवनिंग दोस्तों, या सुप्रभात दोस्तों, जो भी हो तुम्हारे वहाँ। तो आज की बड़ी खबर ये है कि असम पुलिस ने एक अपराधी को समन किया है। नहीं, अपराधी का अपराध ये है कि वो एक यूट्यूबर है, क्योंकि यूट्यूबर होना भी एक अपराधी है, और अपराधी भी एक यूट्यूबर ही है। असम पुलिस अपराधी कम पकड़ रही है, यूट्यूबर ज़्यादा। अपराधी को कम समन किया जा रहा है, यूट्यूबर्स को ज़्यादा। अपराधी की कम इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर यूट्यूबर की ज़्यादा, क्योंकि हर मिनिस्टर एक यूट्यूबर है और हर यूट्यूबर एक मिनिस्टर तो नहीं है, इसलिए तो जेल जाते हैं। खैर छोड़ो। तो आज की बड़ी खबर है असम से ही, जैसा कि तुम्हें पता होगा, अपूर्वा जो रेबल किड्स के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने ज़्यादा ही कुछ रेबल कर दिया, तो उन्हें असम पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए समन किया है। ये समन एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिसमें अपूर्वा के साथ कॉमेडियन जसप्रीत को भी बुलाया है। क्या नहीं जानते, वो केरला वाला, हाँ, उसे भी बुलाया, उन्हें भी बुलाया है। पुलिस का कि उनका इंक्वायरी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर वो अपेयर नहीं होते तो उन्हें इसके सीरियस लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। ये केस काफ़ी सीरियस, और अपूर्वा और जसप्रीत के कॉर्पोरेशन से ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ये सिचुएशन एक रिमाइंडर है कि लीगल नोटिस को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना कितना ज़रूरी है।
केस का आउटकम अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन कंप्लाइंस की अपडेट के लिए बने रहिए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि मेरा ये केस कवर करते टाइम ना भाई, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये केस मेरे को कवर ही नहीं करना। मैं क्यों करूँ यार, यूट्यूबर जेल जा रहा है, जबकि अतुल सुभाष मर गया, आरजी कर ले लो तुम, कितने कांड हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितनों की वाइफ ने उन्हें मार दिया है, ये कर दिया है, कितनों का क्या क्या हुआ है। मैं वो कवर करूँ या फालतू ये करूँ? पर हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, और व्यूज ही तुम इसके लिए देते हो, तो अब ये तो डालना पड़ेगा थंबनेल में। बताओ, मेरी भी गलती है, पूरा सिस्टम ही तुम ऐसे लोगों से भरा हुआ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं भी तो भाई सिस्टम का हिस्सा हूँ। बताओ अब, शर्म हो आती है ऐसे केस कवर करने में, इसीलिए यूट्यूब खोला था। अगली खबर आ रही है तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो, जहां एक क्लास 8 की स्टूडेंट को मेंस्ट्रुएशन की वजह से क्लासरूम के बाहर बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ा। ये इंसिडेंट जब ये इंसिडेंट जब सामने आया, जब लड़की की मां ने अपनी बेटी को क्लासरूम के बाहर बैठकर एग्ज़ाम लिखते हुए देखा और इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी बाद स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनिबिल महेश ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ऑपरेशन ऑफ चिल्ड्रन किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लड़की के पेरेंट्स ने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बेटी के लिए एक अलग डेस्क और बेंच अरेंज किया जाए, और हर बार की तरह जैसे होता है उन्होंने पूरा वैसे ही काम करा, लेकिन स्कूल ने कोई अरेंजमेंट नहीं करा। ऑब्वियसली सिस्टम का हिस्सा तो वो भी हैं। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये सब अगर 200-300 साल पहले होता तो चलो मानते भी, अब अभी भी हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात यार, साउथ को ना हम थोड़ा एक वो दृष्टि से देखते हैं कि एजुकेटेड सर 100% लिटरेसी सर, हाँ उससे देखते हैं भाई। अगर वहाँ भी ये सब हो रहा है तो फिर क्या ही कहें। अगली खबर आ रही है हरियाणा से, जहाँ पीएम मोदी ने कुछ बड़े एविएशन, पावर और रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो लगभग 9,900 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो चलते हैं, पता चलता तो चलते हैं, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगा है वो पता करने। हिसार से अयोध्या की पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखा दी गई है। और अगर मैं फ्लैग ऑफ बोलता तो मैं समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैंने हरी झंडी बोला है। और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। मतलब उसे क्या बोलते हैं, बेस को, मतलब कुछ बोलते तो हैं, फाउंडेशन स्टोन मतलब नींव, हाँ नींव रख दी है। तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ के साथ। ये टर्मिनल 410 करोड़ का होगा। गरीब लोगों को नहीं देखे, नहीं इतने पैसे, मैंने भी नहीं देखे हैं इतने, सिर्फ अंबानी देखता है हमारे देश में, ठीक है, हम नहीं देखेंगे इतने। और मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो फैसिलिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ होगा ये सब। शेड्यूल्ड फ्लाइट हिसार से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ के लिए भी शुरू होंगी। यमुना में थर्मल पावर यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रख चुके हैं। अब तुम ये मत समझना भाई मेरी स्क्रिप्ट ना रखेंगे, क्योंकि इसमें ये फ्यूचर टेंस में लिखी गई है, क्योंकि उस टाइम ये नहीं हुआ था, पर अब ये हो चुका है तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक। तो कहाँ थे हम? पीएम मोदी ने यमुना नगर में पीएम मोदी 800 मेगावाट थर्मल पावर यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जो 8,470 करोड़ का होगा है, सॉरी। और हरियाणा की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। मकरबूर पता नहीं क्या है भाई, तुम हरियाणा वाले बता देना कमेंट में। मैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के फाउंडेशन रख चुके हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फ्यूल जनरेशन में मदद करेगा। रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट को भी इनोग्रेट किया गया है, जो 1,070 करोड़ का है। और दिल्ली
और नराउल अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया तो हरियाणा वाले ये भी बता देना। ट्रैवल टाइम 1 घंटे का कम हो जाएगा जिससे। अगली खबर भी आ रही है पीएम मोदी से, सॉरी पटना से, जहां पीएम मोदी 4 मई को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का इनॉग्रेशन करेंगे। ये इवेंट बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय में होगा और 15 मई तक चलेगा। इसमें 8,500 एथलीट्स और 1,500 टेक्निकल स्टाफ पूरे देश से पार्टिसिपेट करेंगे। ये बिहार के स्पो बिहार के स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का ये एक बड़ा मौका है। इवेंट का लोगो और मास्कोट शुभांकर भी अनवील किया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का एम कल्चर और पर स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना और सुपीरियर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग एकेडमीज को डेवलप करना। ये इवेंट यंग लीड्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देता है, जिनके लिए उन्हें मेडल मिलते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म उन्हें देगा ताकि वो खेल सकें और फिर देश का नाम रोशन कर सकें। आज जाने की देखो, देश का नाम नेता खराब करते हैं, देश का नाम एथलीट रोशन करते हैं, तो फिर ये नेता एथलीट को मेडल क्यों देते हैं, ये ज़रूर बताना। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी से। ऑब्वियसली अंबेडकर जयंती के दिन पीएम मोदी, यहाँ भी पीएम आ गए यार, कहीं तो छोड़ दो सर, मीडिया हाईलाइट में आप रहते ही हो, आप सोशल मीडिया हाईलाइट में भी रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम तो कवर करेंगे। अंबेडकर जयंती के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ पावर गेन करने का एक टूल बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रिप्ट को मार दिया गया था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और रिजर्वेशन पॉलिसीज पर कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट किया, मतलब दोगलापन दिखा दिया कांग्रेस का। पीएम मोदी ने वक्फ अमेंडमेंट के बारे में कहा कि ये नए कानून पुअर मुस्लिम्स और पसमानदा मुस्लिम्स को उनके हक दिलाएंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने SC, ST और OBC कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन का फ़ायदा इंश्योर नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को वोट बैंक पॉलिटिक्स में वायरस। बेसिकली अगर तुम्हें इंडियन पॉलिटिक्स नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे कांग्रेस क्या करती है, वो जातियों में लोगों को बांटती है, और बीजेपी क्या करती है, वो लोगों को जातियों में नहीं बांटती, वो एकता की बात करती है, और वो लोगों को धर्म में बांट देती है। तो बांटते दोनों हैं पर स्टाइल दोनों का अलग है। पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर के आइडल्स को याद करते हुए कहा कि उनका सपना था कि गरीब इंसान इज्जत के साथ अंबानी के यहाँ नौकरी कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। ऐसा तो मोदी जी को ही लगता है, तभी तो सबको वहीं दे देते हैं। सॉरी, ऐसा तो रवीश कुमार कह रहा था, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ध्रुव राठी कह रहा था, मेरे से मेल कर रहा था ना उसने, तो कह रहा था कि ऐसा बोल देना, मैंने बोला नहीं, बस मैं तो बता रहा था सिर्फ। अगली खबर आ रही है सीधा दिल्ली से, वो भी सीधा पार्लियामेंट से। तो हुआ कुछ यूँ कि ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें कांग्रेस के मुख्य नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी के प्रमुख ओवरसीज यूनिट चीफ सैम पिट्रोडा के नाम शामिल हैं। ये केस नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की बराबर हिस्सेदारी थी, और उस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड के एसेट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया।
ईडी के मुताबिक एसेट्स का मूल्य असल से बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, जबकि असली परचेज अमाउंट बहुत कम था और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने इस चार्जशीट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के तहत फाइल किया है और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख फिक्स और कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है, जहां केस की गहराई से जांच होगी। इस केस की शुरुआत 2014 में हुई, जब सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा फाइल किया गया प्राइवेट कंप्लेंट जब सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई। इसी प्राइवेट कंप्लेंट के चलते ये मामला जनता के सामने आ पाया। ईडी के डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है और ये केस कानूनी कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चार्जशीट में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा ही नहीं बल्कि अनेक अन्य नाम भी दर्ज किए गए हैं, जिनके जरिए पुराने ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस इस कदम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है और अपने नेताओं के ऊपर लगे हुए आरोप को गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मामला देश में कानून के तहत सभी को जवाब देने की एक मिसाल बन सकता है, जिससे पब्लिक में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को मजबूती मिलेगी। पर अब ये सवाल ईडी पे भी उठता है, क्योंकि ईडी जब कांग्रेस का राज था तब कांग्रेस की सुनती थी और अब बीजेपी का तो बीजेपी की सुन रही है। तो ईडी पे भी सवाल खड़े होते हैं कि क्यों भाई तुम अपना खुद कुछ क्यों नहीं करते अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन। ये सब पापा ही सिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने सरकारी जॉब की तैयारी करी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है, या फिर तुम एक लड़की हो, हाँ तुमने कभी करी है पुलिस की तैयारी करी है? कभी नहीं करी? करी है तो कमेंट में बता देना, पुलिस, आईएएस या जो भी तुमने करी हो
और तुम लड़के हो, तुम भी बता सकते हो यार, ऐसा कोई जेंडर गैप है नहीं हमारे में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में, अभी बताता हूँ कैसे। इंडियन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये हमें दिखाता है कि हमारे देश में जो टोटल पुलिस फोर्स है, उसमें जो रिजर्व कोटा होता है महिलाओं के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 वैकेंसी हैं, उनमें से 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए है, तो वो 2 वैकेंसी जो हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हमारी सरकार से, क्योंकि ये सब पॉलिसी तो बन जाती हैं पर होता कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जब चुनाव होते हैं तो क्या वादे करे जाते हैं कि नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां, पर होता नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखो, तो सरकार को लोगों की ज़रूरत है, यानी कि इतने लोगों की ज़रूरत है। रेलवे में भी तुम देखना जाके, मैंने पहले देखा था थोड़ा कि इतने लोगों की ज़रूरत है, मतलब उन्हें ज़रूरत है, फिर भी वो एग्ज़ाम लेके ये नहीं कि चलो ये नौकरियां दें लोगों को, और लोग भी तो बेरोज़गार हैं भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर इन्हें वोट ही चाहिए तो ये ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा करेंगे तो और वोट मिलेंगे, पर काम इनसे होता नहीं। बातें इनसे करवा लो जितनी मर्जी, पॉलिसी बनवा लो इनसे, इम्प्लीमेंट इनसे होती नहीं कुछ। तो ऐसे ही खुलासा हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये दिखाता है कि महिलाओं का रिजर्व कोटा भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि देश के स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने बनाए गए टारगेट्स को भी अचीव करने में असमर्थ हैं। हमारे हमारे देश में हमारे देश में 20,30,000 पुलिस स्टाफ है। हमारे देश में 20,30,000 पुलिस स्टाफ है लगभग। उनमें से सीनियर पोजीशन जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर सिर्फ 1,000 से कम महिलाएं मौजूद हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने एक बड़े सवाल को रख देती है कि जेंडर गैप को हटाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, पर ये ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिव रही? 0। हाँ, इतना ही रही। ये न्यूज़ हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि रिजर्व कोटे के रूप में तैयार किए गए टारगेट सिर्फ पेपर पर ही रह गए। पॉलिसी मेकर ने जो टारगेट सेट किए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर दिखाई ही नहीं दिया। लोगों का कहना है कि ये गैप हमें हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर प्रश्न उठाते हैं और पब्लिक ट्रस्ट में कमी आई है। साउथ इंडिया के स्टेट जिन्हें हम एजुकेटेड मानते हैं, अब मेरी कोई साउथ इंडिया से दुश्मनी नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि यार वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो हो सकता है वो कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आइए उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु ओवरऑल जस्टिस सिस्टम के एरिया में अच्छा परफॉर्म किया है, पर इनमें भी रिजर्व कोटा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई देखो, जो हमारे देश में सबसे अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये कोटा। तो मैं बस इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे कोई हेट नहीं है। बाकी नॉर्थ में भी भाई कुछ होता नहीं है, ठीक है, नॉर्थ में तो उससे भी बुरे हाल हैं। तो ये प्राउड मत लेना भाई कि हाँ एजुकेशन सर 100% लिटरेसी सर, ठीक है। इस मौके पर एक्सपर्ट ये मानते हैं, अगर हम अपनी पुलिस फोर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस जेंडर गैप को रोकना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बिना ऐसे रिफॉर्म्स आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट हमारे सामने ये सवाल भी रखती है कि क्या पॉलिसी सिर्फ दिखावे के लिए होती है या इन्हें ग्राउंड लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करना होता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारी मीडिया पूछ नहीं रही। और मैं मानता हूँ कि यार हमारे देश में अगर देखा जाए तो पुलिस में लड़कियों को थोड़ा कम ही जाने देते हैं। उनको कहते हैं कि तू नर्स बन जा, डॉक्टर बन जा, पर जब गवर्नमेंट अगर कुछ टारगेट ले रही है तो उसे पूरा करना चाहिए। और या फिर क्या कुछ है जो इन्हें रोक रहा है, आप कमेंट कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में।
और क्या मतलब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, हो सकता है इंसेंटिव भी दे, और इस चक्कर और सोसाइटी के ढांचे के चक्कर में क्या ये नहीं हो पा रहा। आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अगली खबर आ रही है बेल्जियम से। काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर इन्होंने हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ संभाल कर रख रखी है। इन्होंने हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ संभाल कर रख रखी है। सोचो क्या? म्यूल चोकसी। म्यूल चोकसी एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड किया था। अब उनको इंडिया वापस लाने अब उनको इंडिया वापस लाने की तैयारी है। बेल्जियम में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और इंडिया ने उनको वापस लाने की रिक्वेस्ट फाइल कर दी है। ये डेवलपमेंट पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें चोकसी एक मुख्य आरोपी हैं। बेल्जियन फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस के मुताबिक चोकसी को 12 अप्रैल 2024 को अरेस्ट कर लिया गया था और अब उनका जुडिशल प्रोसीडिंग का इंतजार हो रहा है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने उनको वापस लाने की रिक्वेस्ट फाइल कर दी है, जिसमें उन्हें वापस इंडिया लाने की कोशिश की जा रही है। चोकसी जो 2018 में इंडिया से भाग गए थे, अब बेल्जियम में डिटेन कर लिए गए हैं और उनका लीगल काउंसिल उन्हें असिस्ट कर रहा है। उनके लॉयर विजय अग्रवाल ने इस घर वापसी का विरोध किया है और कहा है कि ये पॉलिटिकल केस है और उनके ह्यूमन राइट और मेडिकल कंडीशन पर असर पड़ेगा। ये हर वकील बोलता है ये हर वकील बोलता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में चोकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट सिक्योर किया, जिससे एक बड़ा नुकसान हुआ पंजाब नेशनल बैंक को। इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी उनको घर लाने की वापस कोशिश कर रहे हैं, पर उनका मन बेल्जियम में लग गया है और वो वहीं रहना चाहते हैं। अब देखते हैं मोदी जी कैसे उन्हें वापस लाएंगे और कोर्ट में क्या फैसला आएगा बेल्जियम के कोर्ट में। और जब वो वापस आएंगे तो उनसे वसूली कैसे की जाएगी? भाई इसके कपड़े भेजो इतने महंगे हैं, भाई इसके शूज भेजो इतने महंगे हैं, ऐसे होगा? क्या होगा वो देखना, मज़ेदार होगा और खुश भी हो जाओ सुन के। वैसे कमेंट में बताना किस किस का पीएनबी में अकाउंट है, हैशटैग पीएनबी लिख के। अच्छा याद है जब अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ से डिपोर्ट करना शुरू करा था। अब पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये सच नहीं है, तो ये सच है। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में 11,000 से ज़्यादा अफ़गान को अपने देश वापस भेज दिया, यानी अफ़गानिस्तान। ये एक्शन उन माइग्रेंट्स के खिलाफ लिया गया था जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ड्राइव इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई थी। अफ़गान माइग्रेंट को तोरखाम बॉर्डर के जरिए उनके देश वापस भेजा गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर ने कहा है कि ये डिपोर्टेशन उन अफ़गान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए है जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न कार्ड की डेडलाइन मिस कर दी है। पाकिस्तान ने जनवरी में ये अनाउंसमेंट की थी कि सभी अफ़गान माइग्रेंट्स को 31 मार्च तक अपने देश वापस जाना होगा या फिर डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के तालिबान रिजीम ने इस एक्शन को फोर्स्ड डिपोर्टेशन कहा है और इस पर निंदा व्यक्त की है।
ह्यूमन राइट ग्रुप ने भी इस ड्राइव पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये माइग्रेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक्शन उन माइग्रेंट्स के खिलाफ है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे थे, और उनका कहना है कि POR कार्ड होल्डर्स को अभी भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, पाकिस्तान में कौन सा सिक्योर थे वो लोग? कहीं भी बम फूट रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। पता नहीं क्या। आजकल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कम आ रही है, मजाक ज़्यादा हो रहा है दुनिया में। अगली खबर आ रही है नेपाल से, जहां एक 4.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इस भूकंप की डेप्थ लगभग 25 किलोमीटर थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट कर दी है और रेजिडेंट को सेफ जगह पर रहते हुए अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ये अर्थक्वेक नेपाल के कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में फील हुआ। हालांकि झटके में थोड़ा टेम्परेरी पैनिक हुआ, लेकिन अब कोई मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज की रिपोर्ट नहीं मिली। एक्सपर्ट कहते हैं कि 4 मैग्नीट्यूड के भूकंप से नॉर्मली ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, लेकिन ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हमें नेचुरल क्लाइमेटीज़ के लिए सदा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा बस नहीं होता। और क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, तो दुनिया तो वैसे ही ख़त्म होने वाली है दोस्तों। अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के बारे में, जिसमें वक्फ बिल को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ पहले से यूजर या कोर्ट द्वारा वक्फ डिक्लेयर की गई है, उन्हें कभी भी वक्फ स्टेटस से हटाया नहीं जा सकता। इस हियरिंग में जज ने ये भी सवाल उठाया कि हम पुराने वक्फ प्रॉपर्टी की, जैसे कि मॉस्क, दरगाह, जिन्हें हज़ारों सालों से वक्फ माना जा रहा है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ के स्टेटस को कैसे बदला जा सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के दौरान रोक दिया गया है, तो हमें पुराने कानूनी डिसीजन को अंजाम देने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तरफ से बयान दिया है कि नया अमेंडमेंट एक्ट वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन को लेकर भी चेंजेस लाता है। कोर्ट ने क्लियर तरीके से पूछा कि क्या ये सही होगा जब बोर्ड्स में सिर्फ मुस्लिम्स मेंबर इंक्लूड हों और नॉन मुस्लिम लोगों को ना इंक्लूड किया जाए, या फिर अगर दूसरी कम्युनिटीज़ को भी मौका दिया जाए तो रिलीजियस ट्रस्ट के प्रिंसिपल को कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर कई पेटिशन फाइल हो चुकी हैं जो फंडामेंटल राइट और फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस को लेकर हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बाय यूजर के रूप में रिकॉग्नाइज की गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। कोर्ट ने एग्जांपल दिया है कि जामा मस्जिद के जहां
पुराना पुराने ज़माने की इमारतें। कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया है कि जामा मस्जिद के वहाँ पुरानी इमारतें बिना रजिस्ट्रेशन सेल डीड के बिना के बिन के के बनी हुई हैं। कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जामा मस्जिद की यहाँ पुरानी इमारतें बनी हुई हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑब्वियसली उस ज़माने में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो नए रूल्स अप्लाई कर दिए गए ये पुराने रिकॉर्ड्स को पछताने का सबब बन सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर प्रपोज किया है जो कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस सेफ रहेगा और कोई भी स्टेप पुराने वक्फ को नल करने के लिए नहीं उठाया जाएगा। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि नया अमेंडमेंट एक्ट वक्फ सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पुरानी प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस बदला गया तो ये लीगल और सोशल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि जुडिशल रिव्यू हमेशा रहेगी और इस प्रोसेस में कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होगा जब तक कंप्लीट इंक्वायरी नहीं होती है। ये डिसीजन आगे चलकर इस बात को क्लियर करेगा कि पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई कंक्लूजन रहेगा और हिस्ट्री के डिसीजन को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। बेसिकली जो पहले से ही प्रॉपर्टी वक्फ है उन्हें नल नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें वक्फ स्टेटस से नहीं हटाया जा सकता। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां दंगे हुए थे और उस दंगे को पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्री प्लान्ड कम्युनल राइट डिक्लेयर किया है। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए थे उसे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्री प्लान्ड कहा है। सबसे पहले ये न्यूज़ है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बांग्लादेश के एलिमेंट इस वॉयलेंस में शामिल हैं तो यूनियन गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रामनवमी के दौरान राइट्स प्लान किया था और ये सब लोगों को पोलराइज करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि उनकी गवर्नमेंट को सत्ता से हटा दिया जाए और लोगों के बीच डिवीज़न क्रिएट कर दिया जाए। उन्होंने मुस्लिम क्लरिक्स और लीडर से अपील की है कि बीजेपी के ट्रैप में ना आए और स्ट्रीट वॉयलेंस में शामिल ना हों। इसके अलावा ममता बनर्जी ने वक्फ अमेंडमेंट को लेकर भी अपनी नाराज़गी जताई है और कहा है कि ये एक्ट कंट्री को डिवाइड करेगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि होम मिनिस्टर अमित शाह को कंट्रोल करें, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा नेशन को हार्म कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को चेंज करना था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता था। ममता बनर्जी ने इस वॉयलेंस में मरने वाले लोगों के परिवार को 10 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया है और बंगलार बारी स्कीम के अंडर नए घर बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंड्स बॉर्डर एरिया में आए और वॉयलेंस क्रिएट करके भाग गए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी ज़रूरी है। उन्होंने बीएसएफ पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बॉर्डर एरिया में लोकल यूथ को पैसा देकर वॉयलेंस में शामिल किया था। अगली खबर भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये न्यूज़ है कि जस्टिस
भूषण रामकृष्ण गवाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है और वो जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जो अपने टेन्योर के बाद रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस गवाई अपने नए रोल में 14 मई को शपथ लेंगे और वो भारत के 52वें चीफ जस्टिस होंगे। अब उनका टेन्योर लगभग 6 महीने का होगा, क्योंकि वो नवंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस गवाई भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे, जो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को रिवोक करना और डिमोनेटाइजेशन को अप्रूव करना। जस्टिस गवाई का जन्म अमरावती में हुआ था और उन्होंने अपने लीगल करियर की शुरुआत 1985 में की थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में काफ़ी सालों तक काम किया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया। उनका नाम चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंड किया गया है सीनियोरिटी के बेसिस पर, जो कि एक इस्टेब्लिश ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट में। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा सैम ओल्टमैन और इलोन मस्क के कैसे रिश्ते हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता तो सास बहू जैसे रिश्ते हैं एकदम। कभी इलोन मस्क कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी ख़रीद लेता हूँ, कभी वो कहते हैं कि हमें बेचनी नहीं है। तो इसी बीच चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई यानी सैम ओल्टमैन ने अपना ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा से मुकाबला करेगा। यहाँ भी इनकी दुश्मनी चल रही है। तो देखना ही है कि दुश्मनी है या फिर इसमें ओपन एआई का कुछ फ़ायदा है। तो जानते हैं डिटेल में। ये प्रोजेक्ट अभी अपने अर्ली प्रोटोटाइप स्टेज में है। इस प्रोटोटाइप में चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन टूल को सोशल फीड के रूप में ऐड किया गया है। ओपन एआई अब चुनिंदा यूजर्स को इनवाइट कर रहा है ताकि उनका फीडबैक मिल सके और प्लेटफॉर्म के फीचर्स को तराशा जा सके, मतलब अच्छा किया जा सके। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ओपन एआई अपने इस सोशल मीडिया नेटवर्क को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी एक अलग एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च करेगा या फिर चैट जीपीटी में एक टूल के रूप में लॉन्च करेगा। लेकिन ये मूव ओपन एआई के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जिससे उनको रियल टाइम डाटा और यूजर एंगेजमेंट मिल सके और ओपन एआई कैपेबिलिटीज़ को और बेहतर बनाया जा सके इस नए प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट से ओपन एआई को एआई मॉडल के ट्रेनिंग के लिए फ्रेश और प्रॉपर डाटा मिलने का मौका मिलेगा, जो उनके कॉम्पिटिटर एक्स और मेटा के पास अभी भी अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन एक्स यानी ट्विटर के जैसा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन एक्स के जैसा होने की संभावना है, जिसमें एडवांस एआई एम्पावर्ड फीचर्स दिखाई देंगे। ये प्लेटफॉर्म यूज़र जनरेटेड क्रिएटिव कंटेंट को और इंगेजिंग बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगा। आने वाले समय में हमें इस इनिशिएटिव के और अपडेट्स सुनने को मिल सकते हैं और देखना होगा कि ये प्लेटफॉर्म मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। तो अगली खबर कहीं से नहीं आ रही है, बल्कि ये हमारे भारत की खबर है। भारत की ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 2025 में 35% के इंक्रीज के साथ
$666 मिलियन तक पहुंच गई है। ये ग्रोथ मेनली टी, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, ओली सीड्स और प्रोसेस्ड फूड की शिपमेंट की वजह से हासिल हुई है। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में 41% का अपलिफ्ट देखा गया है, जो 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 0.37 मिलियन टन हो गई है। गवर्नमेंट के हिसाब से ग्लोबल डिमांड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के लिए तेज़ी से बढ़ रही है और इस अपवर्ड ट्रेंड को देखकर कॉमर्स मिनिस्टर ने ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल दिए हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि क्या कर रहे हो स्टार्टअप, ढंग में तुम्हारे से काम नहीं होता, कोई इनोवेशन भी कर दो। वो बात अलग है, हमने इनोवेशन पढ़ाया नहीं है, हम पढ़ा तो वही 1998-99 की चिप या प्रोसेसर रहे हैं आईआईटी में, तो कैसे करोगे इनोवेशन। खैर छोड़ो इसे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने डिक्लेयर किया है कि अगर सही सपोर्ट और प्रमोशन मिले तो अगले 3 साल में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रेवेन्यू को और भी सस्टेनेबल तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं और एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये मूव न केवल फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रेपुटेशन को भी मजबूत करेगा। गवर्नमेंट ने इस सफलता के मौके पर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के नए रेगुलेशन लॉन्च किए हैं, जिनके थ्रू क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑर्गेनिक क्लेरिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही अब पेडा ने अपनी वेबसाइट ट्रेसनेट 2.0 लॉन्च किया है, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स को इनहेंस करेगा और एक्सपोर्ट स्टेक होल्डर के लिए ऑपरेशन को स्मूथ बनाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर प्रॉपर रिकग्निशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो गया तो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स को ग्लोबल डिमांड 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और ये इंडस्ट्री फ्यूचर में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, जिसका मैं रिप्लाई दे दूँगा अभी।